नमस्कार, मैं भूमि रोहित शर्मा। आज के ऑडियो बुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने बताया था पिछले एपिसोड में, मार्क्स और एंगेल्स की लिखित कम्युनिस्ट पार्टी के घोषणा पत्र जो तमाम कम्युनिस्टों का आधारभूत ग्रंथ है, बल्कि यूं कहें भारत की, दुनिया की और तमाम संघर्षरत जनता की सबसे बुनियादी आधारशिला जो संघर्ष का उनका है, वो है आपको कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र, जिसे मार्क्स और एंगेल्स ने लिखा था। ये इतनी आधारभूत ग्रंथ है कि इस ग्रंथ को नष्ट करने की तमाम प्रक्रियाएं शासक वर्ग चला रहा है, और इसके साथ साथ कुछ संशोधनवादी तत्व भी हैं जो कि इस प्रक्रिया में लगे हुए हैं। 200 साल होने आ रहे हैं, लगभग 150 साल तो हो ही चुका है इस ग्रंथ को लिखे हुए। इस ग्रंथ को पढ़ने करके आप आज भी पूरी दुनिया की परिस्थिति को महसूस कर सकते हैं, और आप ऐसा महसूस करेंगे, लगता है जैसे कि यह ग्रंथ आज ही लिखी गई हो। इस ग्रंथ का जो पहला अध्याय है, वह पहला अध्याय है बुर्जुआ और सर्वहारा। मैंने पहले भी कहा था आपको, इस आधारभूत ग्रंथ का रचना का दो हिस्सा है, जिसे दो दोस्तों ने मिलकर लिखा है, और सर्वहारा के महान शिक्षकों मार्क्स और एंगेल्स। मार्क्स ने हिंदी में छपे हुए 40 पृष्ठों में इसका लिखा है, और इसके बाद प्रश्न उत्तर की शैली में फ्रेडरिक एंगेल्स ने लिखा है कम्युनिज्म के सिद्धांत करके। यह ग्रंथ जनवरी 1947 1900 माफ कीजिएगा, यह महान ग्रंथ या पुस्तिका या घोषणा पत्र जो मार्क्स एंगल्स द्वारा लिखी गई थी, वह दिसंबर 1847 से जनवरी 1848 में लिखा गया था, और सबसे पहले जो है फरवरी 1848 में जर्मन भाषा में प्रकाशित था। इस रचना का जो संपूर्ण कम्युनिस्ट के आंदोलन का आधारभूत रचना है, उसका पहला अध्याय बुर्जुआ और सर्वहारा है। इसमें मार्क्स लिखते हैं, आज तक अस्तित्वमान समस्त समाज का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है। स्वतंत्र नागरिक और दास, पेट्रिशियन और प्लेबियन, सामंत और भूदास, गिल्ड मास्टर और कमेरा, संक्षेप में उत्पीड़क और उत्पीड़ित एक दूसरे का अविरत विरोध करते, निरंतर कभी छिपी तो कभी प्रकट लड़ाई लड़ते आए हैं। ऐसी लड़ाई जिसका अंत हर बार या तो पूरे समाज के क्रांतिकारी पुनर्गठन में या संघर्षरत वर्गों की आम बर्बादी में हुआ है। इतिहास के पूर्ववर्ती युगों में हम प्रायः हर जगह विभिन्न सामाजिक श्रेणियों में विभाजित समाज का एक पेचीदा ढांचा, सामाजिक श्रेणियों का नाना रूप सोपान पाते हैं। प्राचीन रोम में पेट्रिशियन, नाइट, प्लेबियन और दास मिलते हैं। मध्य युग में सामंत, अधीनस्थ जागीरदार, गिल्ड मास्टर, कमेरे, भूदास दिखाई देते हैं, और लगभग इन सभी वर्गों में फिर गौण सोपान है। आधुनिक बुर्जुआ समाज ने, जो सामंती समाज के ध्वंसावशेष से उपजा है, वर्ग विरोधों को खत्म नहीं किया है। उसने बस पुराने स्थान पर नए वर्गों, पुराने के स्थान पर उत्पीड़न की नई अवस्थाओं और पुराने के स्थान पर संघर्ष के नए रूपों को ही स्थापित किया है। तथापि दूसरे युगों की तुलना में हमारे युग का, बुर्जुआ युग का
विशिष्ट लक्षण यह है कि इसने वर्ग विरोधों को सरल बना दिया है। समूचे तौर पर समाज दो विशाल शत्रु शिविरों में एक दूसरे के खिलाफ खड़े दो विशाल वर्गों बुर्जुआ और सर्वहारा में अधिकाधिक विखंडित होता जा रहा है। मध्य युग के भूदासों से प्रारंभिक नगरों के अधिकार पत्र प्राप्त वर्गर पैदा हुए हैं। इन्हीं वर्गरों से आगे चलकर बुर्जुआ के पहले तत्वों का विकास हुआ है। अमेरिका की खोज और आशा अंतरीप होकर समुद्री रास्ते के निकाले जाने ने उदयमान बुर्जुआ के लिए नए क्षेत्र उन्मुक्त कर दिया। ईस्ट इंडियन और चीनी बाजारों, अमेरिका के उपनिवेशों के साथ व्यापार, विनिमय साधनों और सामान्यतया जिंसों में वृद्धि ने वाणिज्य, नौ परिवहन और उद्योग को अभूतपूर्व आवेग और फलस्वरूप लड़खड़ाते हुए सामंती समाज में क्रांतिकारी तत्व को तीव्र विकास का अवसर प्रदान किया। उद्योग की सामंती प्रणाली, जिनमें औद्योगिक उत्पादन पर संवृत्त गिल्डों का एकाधिकार था, अब नए बाजारों की बढ़ती हुई जरूरतों की पूर्ति के लिए काफी नहीं रह गई। उसकी जगह मैन्युफैक्चरर ने ले ली। गिल्ड मास्टरों को मैन्युफैक्चरिंग मध्य वर्ग ने एक ओर धकेल दिया। अलग अलग समाहारी गिल्डों के बीच श्रम विभाजन हर अकेली कार्यशाला के श्रम विभाजन के आगे लुप्त हो गया। इस बीच बाजार बराबर बढ़ते गए और मांग बराबर चढ़ती गई। ऐसी दशा में मैन्युफैक्चरर भी नाकाफी सिद्ध होने लगा। तब भाप और मशीन ने औद्योगिक उत्पादन में क्रांति कर दी। मैन्युफैक्चरर का स्थान बड़े पैमाने के आधुनिक उद्योग ने और औद्योगिक मध्य वर्ग का स्थान औद्योगिक लखपतियों ने, पूरी की पूरी औद्योगिक सेनाओं के नायकों ने, आधुनिक बुर्जुआओं ने ले लिया। आधुनिक उद्योग ने विश्व बाजार की स्थापना की है, जिसके लिए अमेरिका की खोज ने पथ प्रशस्त किया था। इस बाजार ने वाणिज्य, नौ परिवहन और स्थल संचार का जबरदस्त विकास कर दिया है। अपनी बारी में इस विकास ने उद्योग के विस्तरण पर प्रभाव डाला और जिस अनुपात में उद्योग, वाणिज्य, नौ परिवहन और रेलों का प्रसार हुआ, उसी अनुपात में बुर्जुआ वर्ग का विकास हुआ। उसने अपनी पूंजी को बढ़ाया और मध्य युग से चले आते प्रत्येक वर्ग को पृष्ठभूमि में धकेल दिया। चुनांचे हम देखते हैं कि आधुनिक बुर्जुआ वर्ग स्वयं किस तरह विकास की एक लंबी प्रक्रिया की, उत्पादन और विनिमय विधियों में क्रांतियों के एक पूरे सिलसिले की उपज है। बुर्जुआ वर्ग के विकास के हर पक्ष के साथ उस वर्ग की तदनुरूप राजनीतिक उन्नति हुई। सामंती अभिजातों के प्रभुत्व काल में एक उत्पीड़ित वर्ग तो मध्ययुगीन कम्यून में एक सशस्त्र और स्वशासी सहचार्य। यहाँ जैसे इटली और जर्मनी में स्वतंत्र नागर गणराज्य, तो वहाँ जैसे फ्रांस में राजतंत्र की कर दे तीसरी श्रेणी। आगे चलकर मैन्युफैक्चरर के जमाने में अभिजात वर्ग के खिलाफ अर्धसामंती अथवा निरंकुश राजतंत्र के लिए प्रतिसंतुलक का और वास्तव में आमतौर पर शक्तिशाली राजतंत्रों की आधारशिला का काम करने के बाद बुर्जुआ वर्ग ने अंततः आधुनिक उद्योग और विश्व बाजार की स्थापना के बाद से आधुनिक प्रातिनिधिक राज्य में अपने लिए अनन्य राजनीतिक प्रभुत्व जीत लिया है। आधुनिक राज्य की कार्यपालिका पूरे बुर्जुआ वर्ग के सामान्य मामलों का संचालन करने वाली समिति के अलावा और कुछ नहीं है। बुर्जुआ वर्ग ने इतिहास में बहुत ही क्रांतिकारी भूमिका अदा की है। बुर्जुआ वर्ग ने जहां भी उसका पलड़ा भारी हुआ है, सभी सामंती
पितृसत्तात्मक सौम्य संबंधों का अंत कर दिया। उसने मनुष्य को अपने स्वाभाविक श्रेष्ठों के साथ बांध रखने वाले नाना प्रकार के सामंती संबंधों को निर्ममता पूर्वक धज्जियां उड़ा दी है और नग्न आत्मस्वार्थ के नगद पैसे कौड़ी के हृदय शून्य व्यवहार के सिवा मनुष्यों के बीच और कोई दूसरा संबंध बाकी नहीं रहने दिया है। धार्मिक श्रद्धा के स्वर्गोपम आनंदातिरेक को विरोचित उत्साह और कुपमंडुकता पूर्ण भावुकता को उसने स्वार्थ में हिसाब किताब के बर्फीले पानी में डुबा दिया है। मनुष्य के व्यक्तिक मूल्य को उसने विनिमय मूल्य में परिणत कर दिया है और अनगिनत आलोप्य प्रदत्त तथा अर्जित स्वाधीनताओं की जगह उस एक अनैतिक स्वाधीनता की स्थापना की है जिसे मुक्त व्यापार कहते हैं। एक शब्द में धार्मिक और राजनीतिक भ्रांतियों के आवरण के पीछे छिपे शोषण के स्थान पर उसने नग्न, निर्लज, प्रत्यक्ष और पाशविक शोषण की स्थापना की है। जिन पेशों के संबंध में अब तक लोगों के मन में आदर और श्रद्धा की भावना थी, उन सभी का प्रभामंडल बुर्जुआ वर्ग ने छीन लिया है। डॉक्टर, वकील, पुरोहित, कवि और वैज्ञानिक सभी को उसने अपने वेतन भोगी उजरती मजदूर बना लिया है। बुर्जुआ वर्ग ने परिवार के ऊपर से भावुकता के पर्दे को उतार फेंका है और पारिवारिक संबंध को मात्र एक धन संबंध में बदल दिया है। बुर्जुआ वर्ग ने यह प्रकट कर दिया है कि यह क्यों कर हुआ कि मध्य युग में जीवन शक्ति के उस बर्बर प्रदर्शन ने, जिसकी प्रतिक्रियावादी लोग इतनी तारीफ करते हैं, अपना स्वाभाविक अनुपूरक और कर्मण्यता और आलस्य में ही पाया। उसने सबसे पहले दिखलाया कि मानव की क्रिया शक्ति क्या कुछ कर सकती है। उसने ऐसे चमत्कारों का सृजन किया है जो मिस्र के पिरामिडों, रोम के जल प्रणाली और गोथिक गिरजाघरों से कहीं अधिक आश्चर्यजनक है। उसने ऐसे ऐसे अभियानों का आयोजन किया है जिनके आगे समस्त पूर्ववर्ती जातियों के निष्क्रमण और धर्म युद्ध फीके पड़ जाते हैं। उत्पादन उपकरणों में और फलतः उत्पादन संबंधों में और उनके साथ समाज के समस्त संबंधों में लगातार क्रांति लाए बिना बुर्जुआ वर्ग जीवित नहीं रह सकता। इसके विपरीत सभी पूर्वगामी औद्योगिक वर्गों के अस्तित्व की पहली शर्त पुरानी उत्पादन उत्पादन विधियों को ज्यों का त्यों बनाए रखना था। उत्पादन का निरंतर क्रांतिकरण, सभी सामाजिक अवस्थाओं में लगातार उथल पुथल, चिरंतन अनिश्चितता और हलचल, ये चीजें बुर्जुआ युग को सभी पूर्ववर्ती युगों से अलग करती है। सभी स्थिर और जड़ीभूत संबंध अपने सहगामी प्राचीन और पूज्य पूर्वाग्रहों और मतों सहित ध्वस्त हो जाते हैं और सभी नवनिर्मित संबंध जड़ीभूत होने के पहले ही पुराने पड़ जाते हैं। जो कुछ भी ठोस है वह हवा में उड़ जाता है और जो कुछ पावन है वह भ्रष्ट हो जाता है और मनुष्य को आखिरकार संजीदा नजर से जीवन की वास्तविक हालातों को और मानव के परस्पर संबंधों को देखने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अपने उत्पादों के लिए निरंतर विस्तारमान बाजार की जरूरत बुर्जुआओं का दुनिया भर में पीछा करती है। उसे हर जगह घुसाना, हर जगह फैर जमाना, हर जगह संपर्क कायम करना होता है। विश्व बाजार का अपने लाभ के लिए इस्तेमाल कर बुर्जुआ वर्ग ने उत्पादन और उपभोग को हर देश में सार्वभौमिक स्वरूप दे दिया है। प्रतिक्रियावादियों को अत्यंत उद्विग्न करते हुए उसने उद्योग के पैरों के नीचे से उस राष्ट्रीय आधार को खींच लिया है जिस पर वह खड़ा था। पुराने जमे जमाए सभी राष्ट्रीय उद्योग या तो नष्ट कर दिए गए हैं या हर रोज नष्ट किए जा रहे हैं। उनका स्थान नए उद्योग ले रहे हैं जिसका समारंभ सभी सभ्य राष्ट्रों के लिए जीवन मरण का प्रश्न बन जाता है। ऐसे उद्योग जो अब देशज कच्चे माल का नहीं बल्कि दूरतम क्षेत्रों से लाए कच्चे माल का उपयोग करते हैं। ऐसे उद्योग जिनके उत्पादों का उपभोग सिर्फ स्वदेश में ही नहीं
बल्कि पृथ्वी के हर कोने में किया जाता है। पुरानी आवश्यकताओं की जगह जो स्वदेशी चीजों से तुष्ट हो जाती थी, अब नई आवश्यकताएं पैदा हो गई हैं, जिनकी तुष्टि के लिए दूर देशों और भूभागों के उत्पादों की जरूरत होती है। पुरानी स्थानीय और राष्ट्रीय पृथकता और आत्मनिर्भरता का स्थान चौतरफा संसर्ग ने राष्ट्रों की सार्वभौम परस्पर निर्भरता ने ले लिया है। और भौतिक उत्पादन की ही तरह बौद्धिक उत्पादन के क्षेत्र में भी समान रूप से यही बात है। अलग अलग राष्ट्रों की बौद्धिक कृतियां सामान्य संपत्ति बन गई है। राष्ट्रीय एकांगिकता और संकीर्णता अधिकाधिक असंभव होती जा रही है, और नाना संख्य राष्ट्रीय और स्थानीय साहित्यों से एक विश्व साहित्य उदित हो रहा है। सभी उत्पादन उपकरणों के तीव्र सुधार और अत्यंत सुकरकृत संचार साधनों के जरिए बुर्जुआ वर्ग सभी, यहाँ तक कि बर्बर से बर्बर राष्ट्रों को भी सभ्यता की परिधि में खींच लाता है। उसके मालों के सस्ते दाम, यही वह भारी तोपखाना है जिसकी सहायता से वह सभी चीनी दीवारों को ढहा देता है और विदेशियों के प्रति बर्बर जातियों की अत्यंत अदम्य घृणा को घुटना टेकने पर मजबूर कर देता है। वह प्रत्येक राष्ट्र को अन्यथा विलुप्त हो जाने के भय से बुर्जुआ उत्पादन प्रणाली अपनाने के लिए मजबूर करता है। वह उन्हें इसके लिए मजबूर करता है कि जिसे वह सभ्यता कहता है, वे उसका अपने बीच प्रचलन करें, अर्थात खुद बुर्जुआ बन जाए। संक्षेप में, वह अपने ही सांचे में ढली दुनिया का निर्माण करता है। बुर्जुआ वर्ग ने देहात को शहर के प्रभुत्व के अधीन कर दिया है। उसने विराट नगर स्थापित कर शहरी आबादी में अत्यधिक वृद्धि कर दी है, और प्रकार आबादी के एक बड़े भाग को देहाती जीवन की जड़ता से मुक्त कर दिया है। आश्रित बना दिया है। उसी तरह उसने बर्बर और अर्ध बर्बर देशों को सभ्य देशों का, कृषक राष्ट्रों को बुर्जुआ राष्ट्रों का, पूरब को पश्चिम का आश्रित बना दिया है। शुल्क हो गए हैं। अपने मुश्किल से 100 साल के शासनकाल में बुर्जुआ वर्ग ने उससे अधिक शक्तिशाली और प्रचंड उत्पादन उत्पादन शक्तियां उत्पन्न कर दी है कि जितनी पिछली तमाम पीढ़ियों ने मिलकर भी नहीं की थी। प्राकृतिक शक्तियों का मनुष्य द्वारा वशीभूत किया जाना, मशीनें, उद्योग और कृषि में रसायन का उपयोग, वाष्प चालित जहाजरानी रेलें, विद्युत तार संप्रेषण, पूरे पूरे महाद्वीपों का खेती के लिए साफ किया जाना, नदियों का जहाजरानी के उपयुक्त बनाया जाना, पूरी आबादियों का मानो छूमंतर से पैदा हो जाना, किस पूर्ववर्ती सदी में यह सोचा भी जा सकता था कि सामाजिक श्रम की गोद में ऐसी उत्पादक शक्तियां सोई पड़ी हैं। तो हम देखते हैं, उत्पादन तथा विनिमय साधन जिसकी बुनियाद पर बुर्जुआ वर्ग ने अपने को स्थापित किया था, सामंती समाज में उत्पन्न हुए हैं। इस उत्पादन और विनिमय साधनों के विकास की एक खास मंजिल पर वे अवस्थाएं जिनमें सामंती समाज उत्पादन और विनिमय करता था,
कृषि और मैन्युफैक्चरिंग उद्योग का सामंती संगठन, एक शब्द में सामंती सांपत्तिक संबंध अब पहले ही विकसित उत्पादक शक्तियों के अनुरूप नहीं रह गए। वे नाना बेरियां बन गए हैं। उन्हें चकनाचूर करना आवश्यक हो गया और उन्हें चकनाचूर कर दिया गया। उसका स्थान मुक्त प्रतियोगिताओं ने और उसके साथ साथ उसके अनुरूप सामाजिक और राजनीतिक ढांचे ने और बुर्जुआ वर्ग के आर्थिक और राजनीतिक प्रभुत्व ने ले लिया। हमारी आंखों के ठीक हमारी आंखों के सामने भी ठीक इसी तरह का आंदोलन चल रहा है। उत्पादन, विनिमय और संपत्ति के अपने संबंधों के साथ आधुनिक बुर्जुआ समाज, वह समाज जिसने जैसे तिलिस्म से ऐसे विराट उत्पादन तथा विनिमय साधनों को सृज दिया है, ऐसे जादूगर की तरह जिसने अपने जादू से पाताल लोक की शक्तियों को बुला लिया है, पर अब उन्हें बस में रखने में असमर्थ है। पिछले कई दशकों से उद्योग और वाणिज्य का इतिहास सिर्फ आधुनिक उत्पादक शक्तियों के आधुनिक उत्पादन व्यवस्थाओं के खिलाफ, उन सांपत्तिक संबंधों के खिलाफ विद्रोह का ही इतिहास है जो बुर्जुआ वर्ग और उसके शासन के अस्तित्व की शर्तें हैं। यहाँ पर वाणिज्यिक संकटों का उल्लेख काफी है, जो अपने नियतकालिक आवर्तन द्वारा समस्त बुर्जुआ समाज के अस्तित्व को हर बार अधिकाधिक सख्त ढंग से आजमाते हैं। इन संगठनों ने न केवल विद्यमान उत्पादों का ही बल्कि पूर्व सृजित उत्पादक शक्तियों का भी एक बड़ा भाग समय समय पर नष्ट हो जाता है। इन संकटों के समय एक महामारी फूट पड़ती है जो सभी पूर्ववर्ती युगों में एक असंगति प्रतीत होती, अर्थात अत्युत उत्पादन की महामारी। समाज अचानक अपने आप को क्षणिक बर्बरता की अवस्था में लौटा हुआ पाता है। लगता है जैसे किसी अकाल या सर्वनाशी विश्व युद्ध ने उसके सभी निर्वाह साधनों की पूर्ति को एक बारगी खत्म कर दिया हो। उद्योग और वाणिज्य नष्ट हो गए प्रतीत होते हैं। और क्यों? इसलिए कि समाज में सभ्यता का, निर्वाह साधनों का, उद्योग और वाणिज्य का अतिशय हो गया है। समाज को उपलब्ध उत्पादक शक्तियां बुर्जुआ संपत्ति की अवस्थाओं के विकास का अब संवर्धन नहीं करती। इसके विपरीत वे इन अवस्थाओं के लिए जिन्होंने उन्हें बांध रखा है अत्यधिक प्रबल हो गई है, और जैसे ही वे इन बंधनों पर पार पाने लगती है, वे सारे ही बुर्जुआ समाज में अव्यवस्था उत्पन्न कर देती है, बुर्जुआ संपत्ति के अस्तित्व को खतरे में डाल देती है। बुर्जुआ समाज की अवस्थाएं द्वारा उत्पादित संपत्ति को समाविष्ट करने के लिए बहुत संकुचित हो जाती है, और भला बुर्जुआ वर्ग इन संकटों पर किस प्रकार पार पाता है। एक ओर उत्पादक शक्तियों की पूरी पूरी संहति के बलात् विनाश द्वारा, और दूसरी ओर नए नए बाजारों पर कब्जे द्वारा, और साथ ही पुराने पुराने बाजारों के और भी पूर्णतर दोहन द्वारा। कहने का मतलब यह है कि और भी व्यापक और विनाशकारी संकटों के लिए पथ प्रशस्त करके और इन संकटों को रोकने के साधनों को घटाकर, जिन हथियारों से बुर्जुआ वर्ग ने सामंतवाद को पराभूत किया था, वे अब स्वयं बुर्जुआ वर्ग के विरुद्ध ही तन जाते हैं। किंतु बुर्जुआ वर्ग ने केवल ऐसे हथियार ही नहीं गढ़े हैं जो उसकी मृत्यु को लाते हैं, बल्कि उसने उन लोगों को भी पैदा किया है जिन्हें इन हथियारों को इस्तेमाल करना है, आज के मजदूर, सर्वहारा वर्ग।